करते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग जो है हमारी ई बुक ज्योग्राफी की सुपर ई बुक को यूज कर सकते हो भाई। फाइनल टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तभी हजारों से ज्यादा बच्चे इसे यूज कर रहे हैं। दिस कम्स एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छे टोपोग्राफी और मैप वर्क के नोट्स मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड थ्योरी नोट्स मिल जाते हैं ऑफ एवरी चैप्टर। ठीक है, तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड अगेन उसके साथ साथ तुम्हारे को एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी फॉर्मेट पे, सो दैट तुम एक ही जगह पे अपनी सारी चीजों को रिवाइज भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू बहुत बहुत और बहुत ज्यादा। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मैं बता दूं अभी हम रिवाइज करने वाले हैं। सो लेटिट्यूड क्या होता है भैया? इंडिया लाइज बिटवीन द 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मतलब एक तरीके से मॉडरेट, ठीक है, और फिर टेम्परेट मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, जैसे गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी है तो बहुत ज्यादा गर्मी टाइप ऑफ क्लाइमेट। सदर्न इंडिया के पास में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि सी की प्रेजेंस है ऑब्वियसली इधर पूरे में जो ना लेकर के ओशियन प्रेजेंस है, ठीक है, वाटर बॉडीज की प्रेजेंस है। एंड उसके साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया में जो ना टेम्परेट कंडीशंस होती हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ओवर एक्सट्रीम। ठीक है, सो ऑल्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, सो नाउ व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड? एलिवेशन बेसिकली। सो द हिमालयास प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम लाइक एंटरिंग द इंडिया। ठीक है, वेरएज अगर तुम हिमालयास में कभी गए हो, ठीक है, तो यू माइट हैव सीन दैट कि वहां पर -25, -26, -30 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। ठीक है, बट अगेन वो एक ऐसा बैरियर एक्ट करते हैं जिससे हमारा नॉर्दर्न इंडिया जो ना सेफ रहे। ठीक है, कीपिंग नॉर्थ इंडिया वार्मर इन विंटर, द डक्कन प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स हैव मॉडर्न लाइक मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू द लोअर ऑल्टीट्यूड्स। क्योंकि अगर देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो मैं समझाता हूं कि अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा ना, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो यहां पर से एक चीज हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर फिर जो है ना वो भी जो है ना ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा। ठीक है, अब अच्छा उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द सी की अगर हम बात करें, सो जो कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, लाइक मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, एक्सपीरियंस दी मॉडरेट टेम्परेचर्स ड्यू टू द सीज इन्फ्लुएंस। इंटीरियर रीजन्स लाइक दिल्ली, राजस्थान जो है, इनके अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब कि कोई भी वाटर बॉडी इन्फ्लुएंस। ठीक है, उसके बाद में रिलीफ फीचर्स की बात करें तो लाइक माउंटेन्स हैं, हिमालयास जो है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, दे अफेक्ट द टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। वेस्टर्न घाट्स जो ना बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल को लाइक रिसीव करते हैं फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, वाइल द लीवार्ड साइड मतलब कि देखो अब इसमें एक होता है, कोई भी एक माउंटेन जो होता है ना, लेट सपोज हमारे पास में एक ऐसा माउंटेन है, ठीक है, और उसके बाद में यहां से कुछ विंड्स आ रही हैं। ठीक है, अब जो विंड्स होगी ना, अगर वो इस साइड से आ रही हैं तो ये वाली जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी विंडवार्ड साइड, और ये वाली जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी लीवार्ड साइड। क्योंकि विंडवार्ड साइड पे जो ना यहाँ पर से स्ट्राइक करके ऐसे बारिश होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी। ठीक है, हैवी रेनफॉल होगी। वेरएज अगर हम लोग इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर कम बारिश होगी, तो यहाँ पर से शॉर्टेज होगी रेनफॉल की। ठीक है, तो लीवार्ड साइड पे कभी भी बरसात नहीं होती है, रिमेंबर दैट। ठीक है, उसके बाद में विंड्स एंड द प्रेशर सिस्टम्स। सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की अगर हम लोग बात करें, जो कि जून से लेकर के सितंबर तक ब्लो करती हैं, सो दे ब्रिंग हैवी रेन फ्रॉम द ओशियन। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स दो हैं भाई, एक साउथ वेस्ट वाली है, ठीक है, जिनकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक है भैया बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक है तुम्हारी अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, अच्छा उसके बाद में एक होती है नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स, जो कि इधर से आ रही होती है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, जो कि नॉर्थ साइड से आ रही होती है। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स अक्टूबर से नवंबर तक ब्लो करती हैं, ब्रिंग रेन मेनली टू तमिलनाडु। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं कुछ, जो कि हमारे वेस्ट साइड से आ रही होती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो जेट स्ट्रीम्स के थ्रू आ जाती है। इन विंटर ब्रिंग रेन टू द नॉर्थ इंडिया, इन्फ्लुएंसिंग द रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब कुछ लोकल विंड्स भी चलती है इंडिया में, लाइक लू चलती है। ठीक है, लू तुमने सुना होगा ना, गर्म हवा चल रही है। हॉट ड्राई समर विंड्स इन नॉर्थ इंडिया। काल बैसाखी चलती है। थंडर स्टॉर्म्स इन दी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो ना थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। एंड आसाम में मैंगो शावर्स होते हैं, लाइक फॉर दी प्री मॉनसून शावर्स जिनको हम बोलते हैं। इन साउथ इंडिया एडिंग मैंगो कल्टिवेशन, तो कुछ कॉफी की उसमें कुछ जो ना बेसिकली मैंगो शावर मतलब मैंगो की अर्ली राइपनिंग में देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ लोकल विंड्स विच आर देयर, जो हमने पढ़ रखी है। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम लोग टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड्स की, ठीक है, तो सबसे पहले तो समर जो हमारा एक तरीके से जो हमारा लाइक एक वेदर चल रहा होता है, ठीक है, मतलब एक जो हमारा सीजन होता है समर सीजन, मार्च से लेकर के मई तक का होता है, इसी महीने से स्टार्ट होता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, सो नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस द इंटेंस हीट,
बहुत हीट होती है। टेम्परेचर राइज अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा कोस्टल रीजन्स हैव मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू द सीज इन्फ्लुएंस। तो वहां पर हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। विंड्स की बात करें, हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं लाइक लू, ब्लो अक्रॉस दी नॉर्दर्न एंड दी सेंट्रल इंडिया। थंडरस्टॉर्म्स की बात करें, दे अकर इन दी पार्ट्स ऑफ दी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आसाम। रेनफॉल की बात करें, सो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं विच अकर्स इन केरला, ठीक है, केरला में होते हैं। मैंगो शावर्स कर्नाटका में होता है, ब्लॉसम शावर्स, एंड आसाम में होते हैं नॉर्थ वेस्टर और काल बैसाखी। कोई टी, कोई कॉफी और कोई मैंगो की राइपनिंग में या कल्टिवेशन में किसी ना किसी चीज में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद मॉनसून की अगर हम बात करें, जो कि जून से सितंबर तक का होता है। ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, मतलब कि ड्यू टू द लो प्रेशर फॉर्मेशन इन द नॉर्दर्न इंडिया, मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्रिंग द रेनफॉल। अब इसकी दो ब्रांचेस है, जैसे कि मैंने तुमको बताया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। सो अरेबियन सी ब्रांच कहां पर रेनफॉल कराती है, कॉजेज हैवी रेनफॉल इन दी वेस्टर्न घाट्स एंड मुंबई। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होती है वो बेसिकली बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल कराती है इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक आसाम एंड मेघालय। फिर उसके बाद में टेम्परेचर एंड विंड्स की हम बात करें, सो हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर लोअर दी डे टाइम टेम्परेचर्स, स्ट्रॉन्ग मॉनसूनल विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन ब्रिंग मॉइस्चर, ठीक है। फिर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो हैवी रेनफॉल इंडिया में कहां कहां हो रहा है, वेस्टर्न घाट्स पे हो रहा है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे हो रहा है, ठीक है, लाइक मौसिनराम पे मेघालय में, जो कि सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ, ठीक है। मेघालय की अगर हम बात करते हैं, मॉडरेट रेनफॉल कहां कहां हो रही है, सेंट्रल इंडिया में हर जगह पे, लाइक सेंट्रल इंडिया, यूपी, एमपी, ठीक है, और गैंगेटिक प्लेन्स में। और लो रेनफॉल कहां पर हो रही है, राजस्थान में, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, लद्दाख में और तमिलनाडु में, ठीक है। फिर एक होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। अब देखो, एक हो गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून आया, और जब मॉनसून लौट के गया उसे बोल दिया रिट्रीटिंग मॉनसून, मतलब कि अब मॉनसून लौट के जा रहा है, मतलब तब भी बारिश कराएगा। सो विड्रॉल ऑफ द मॉनसून, सो मॉनसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। यहां पर अभी हमने पढ़ा था साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के बारे में, इधर हम पढ़ेंगे अबाउट दी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है। सो यहां पर से फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टुवर्ड्स दी साउथ ड्यू टू दी वीकनिंग लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर है क्या, ऑलवेज रिमेंबर, जो विंड्स होती है ना वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाले एरिया से जो ना जा रही होती है, हाई प्रेशर से लो, लाइक लो प्रेशर पे, ठीक है। सो लाइक due to the weakening low pressure systems clear skies and increase in the temperature during the day but cooler nights। टेम्परेचर ऑफ विंड्स की बात करें, सो वार्म डेज होते हैं, दिन काफी गर्म होते हैं, कूल नाइट्स होती हैं ड्यू टू दी लाइक क्लियर स्कीज। साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं इन दी बे ऑफ बंगाल, कॉज साइक्लोन्स इन दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, रिमेंबर दैट। उसके बाद में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये कहां कहां रेनफॉल करा रही है, तो ये रेनफॉल करा रही है हमारी मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकम ड्राई एक्सेप्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु में कराती है, विच रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। उसके बाद में विंटर की बात करते हैं, दिसंबर से फरवरी तक ये वाला सीजन हमारा चल रहा होता है। टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, सो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है इन दी नॉर्थ इंडिया ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल आर देयर इन दी हिमालयाज, हिमालयाज में होता है। उसके बाद में मॉडरेट टेम्परेचर होता है इन दी कोस्टल रीजन्स लाइक केरला, तमिलनाडु एंड मुंबई में। विंड्स एंड रेनफॉल की बात करते हैं, सो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो ना ये रेनफॉल लाती है हमारे तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है रेनफॉल कराती हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी से आ रही हैं, कॉजेज रेनफॉल इन दी पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, बेनिफिटिंग दी राबी क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद में भैया मॉनसून और उसके मैकेनिज्म की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, सो कॉजेज क्या हैं भैया मॉनसून के, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ मॉनसून, देखो सबसे पहले तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड हीट्स अप फास्टर देन द ओशन इन समर। ऐसा क्यों, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की बहुत ज्यादा होती है इसलिए, ठीक है। तो लैंड जो ना इजिली गर्म हो जाता है, ठीक है। क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर नॉर्दर्न इंडिया, द ओशन रिमेन्स कूलर, मेंटेनिंग दी हाई प्रेशर। और मैंने जैसे कि बताया कि हाई प्रेशर से विंड्स हमेशा कहां जाती है, लो प्रेशर जोन पे जाती हैं, ठीक है। मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम दी हाई टू लो प्रेशर ब्रिंगिंग रेनफॉल। अब इसमें एक आ जाता है कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है, जो कि जो ना अर्थ की रोटेशन जो ना बेसिकली डिफ्लेक्ट कर देती है विंड्स टुवर्ड्स दी राइट इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर अफेक्टिंग दी मॉनसून डायरेक्शन। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज ये कैसे एक्ट कर रही है, तो जो फ्रॉस्टी विंड्स आ रही है ना वो एक तरीके से हिमालय जो ना एज अ बैरियर एक्ट कर रहे हैं, सो दे एक्ट एज अ बैरियर फोर्सिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज कॉजिंग हैवी रेनफॉल। जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें, सो हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स दैट इन्फ्लुएंस दी मॉनसून टाइमिंग एंड इंटेंसिटी। सो ये एक तरीके से तुम जो तुम्हारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं जो पंजाब हरियाणा में जो रेनफॉल करा रही हैं, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मॉनसून की बात करें तो दो तरीके के मॉनसून है भाई। एक है साउथ वेस्ट मॉनसून जो जून से सितंबर तक रहता है, स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर लेडन विंड्स लाइक कम्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन ब्रिंग दी हैवी रेनफॉल, डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस है, अरेबियन सी ब्रांच और हमारा
बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की बात करें, ये अक्टूबर से नवंबर तक जो ना ब्लो करती हैं। ये रिट्रीटिंग मानसून हो जाता है एक तरीके का, ठीक है। ये ऑनसेट था मानसून का, ये रिट्रीटिंग मानसून है, ठीक है। उसके बाद में ड्राई विंड्स होती है फ्रॉम लैंड टू सी, लाइक कॉजिंग दी मिनिमल रेनफॉल, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो ना इनकी वजह से रेनफॉल होती है, एज द विंड पिक्स अप द मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल अपनी जर्नी में। उसके बाद में मॉनसून की वेरिएबिलिटी की बात करें तो दो इफेक्ट्स के बारे में याद रखना। एक होता है एल नीनो इफेक्ट, ये क्या होता है भैया? सो अ वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन कॉजेज वीक मॉनसून्स एंड ड्रॉट्स इन इंडिया, ये होता है एल नीनो इफेक्ट। और ला नीना इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर मॉनसून को कॉज करता है, मतलब कॉजेज दी स्ट्रॉन्गर मॉनसून एंड एक्सेसिव रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। तो एल नीनो जो ना एक तरीके से वीक मॉनसून करता है, और ला नीनो जो है बेसिकली स्ट्रॉन्गर मॉनसून को कॉज करता है। अगर मॉनसून ज्यादा है तो बारिश ज्यादा होगी, मॉनसून कम है तो बारिश कम होगी, ठीक है। आ गया समझ में गाइस? इस तरीके से हमने 5 से 7 मिनट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसके साथ में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल रिसोर्सेज चैप्टर के साथ में, ठीक है। सो अब भैया कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं? सबसे पहले तो आ जाती है एलुवियल सॉइल। ये होती है भाई साहब एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो एक माउंटेन है, इधर से जो ना मट्टी पानी के साथ में धसक करके जो ना इस जगह पर आकर के कलेक्ट हो जाए, तो ये होती है भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा फर्टाइल, एंड इट्स गुड फॉर कल्टिवेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दे आर फाउंड इन द रिवर प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ऑब्वियसली भाई कुछ तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एक वाटर बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो वहां पर हो भी तो वो फुलफिल भी तो हो, ठीक है। एज वेल एज इन दी कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कॉम्पोजिशन की बात करें, दिस इज रिच इन सिल्ट, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, कंटेन्स पोटैश एंड लाइम बट लैक्स नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। नाइट्रोजन और फोस्फोरस तुमको लेटराइट सॉइल में देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर की होती है। टेक्सचर वेरीज फ्रॉम द कोर्स इन द अपर रीचेस टू फाइन, एंड इन द लोअर एरियाज हाईली फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। सो दो कोर्सेज होते हैं इसके, अपर कोर्स होता है, ठीक है, एक लोअर कोर्स होता है। अच्छा, इसकी जो कैटेगरी होती है ना, एक होती है खदार। खदार जो होती है बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, और जो भंगार होती है ये बहुत ही ज्यादा अनफर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ना मेनली तुम्हारे एक तरीके से जो मिनी स्टोन्स होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव दी क्रॉप्स ग्रोन। कौन कौन सी क्रॉप्स इस पर ग्रो की जाती हैं? व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड दी ऑयल सीड्स, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें, जिसको हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, रिगर सॉइल, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में भी है। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, ये क्ले और लाइम में बहुत ज्यादा जो ना रिच होते हैं। दे कंटेन दी आयरन पोर्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, लेकिन अगेन फोस्फोरस और नाइट्रोजन इनमें भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ लेटराइट सॉइल में देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। क्लेई टेक्सचर होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ब्लैक सॉइल की। रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत अच्छी कैपेसिटी है। डेवलप्स क्रैक्स इन दी ड्राई कंडीशंस अलाउइंग दी बेटर एरेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा ये चीज बढ़िया होती है, ठीक है। फॉर एनी सॉइल क्रॉप्स ग्रोन, भैया इसको भैया कॉटन सॉइल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेनली कॉटन इसी पे उगाया जाता है। कॉटन, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। चावल इस पे नहीं उगाया जाता। उसके बाद में रेड सॉइल की अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसी सॉइल है जो थोड़ी सी इनफर्टाइल होती है, लेकिन अगर इसमें आप इरिगेशन फैसिलिटीज दे देते हो तो ये फर्टाइल हो जाती है। सो फाउंड इन दी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। कॉम्पोजिशन की बात करें, दिस इज रिच इन आयरन, एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड ह्यूमस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, रेडिश कलर इज बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्टेंट ऑफ आयरन विच इज देयर इन दिस सॉइल, ठीक है। सो आयरन ऑक्साइड की वजह से जो ना रेडिश कलर आ जाता है। पोरस एंड हैज अ लो लूज लूज टेक्सचर। अब देखो ये जो लूज टेक्सचर है ना, इसकी वजह से ये उतनी ज्यादा जो ना इसके सॉइल के पार्टिकल्स बाइंडेड अप नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेस फर्टाइल बट रिस्पॉन्ड्स वेल टू दी फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। क्रॉप्स कौन कौन सी इस पे ग्रो की जाती हैं? मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंड नट्स एंड दी कॉटन, ठीक है। उसके बाद में लेटराइट सॉइल की बात करें, ये भैया लीचिंग की वजह से फॉर्म होती है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फाउंड इन कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, मेनली इन दी हिमालयन रीजन्स, मतलब हिमालयन भी नहीं बोलूंगा, माउंटेन रीजन्स, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन की बात करें, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, बट डेफिशिएंट, ओके, कमी होता है भाई इनमें भी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर होता है ड्यू टू दी आयरन ऑक्साइड, कोर्स, टोरस एंड एसिडिक इन नेचर। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ में यही है कि ये एसिडिक होती हैं काफी ज्यादा नेचर में, ठीक है। एंड इनकी लो लाइक फर्टिलिटी होती है, बट सूटेबल फॉर दी प्लांटेशन क्रॉप्स, लाइक कैसी कैसी प्लांटेशन क्रॉप्स? टी, कॉफी, कैशियो एंड रबर,
ठीक है। सॉइल इरोजन की बात करें भैया, सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज लाइक दी जो टॉप सॉइल लाइक जो होती है ना, एकदम टॉप लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर मेन फर्टिलिटी होती है, अगर उसका इरोजन हो जाए, मतलब उसको अगर एक जगह से सीधा उड़ा दिया जाए, उसको इरोड कर दिया जाए, तो उसका बोलते हैं सॉइल इरोजन। सो नेचुरल कॉजेज क्या क्या होते हैं? हैवी रेनफॉल हो सकती है, फ्लड्स हो सकते हैं, वॉश अवे दी टॉप सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड्स रिमूव्स दी लूज सॉइल पार्टिकल्स, अर्थक्वेक्स या फिर लैंडस्लाइड्स जो डिस्प्लेस कर देती हैं सॉइल को। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, सो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द लाइक लॉस ऑफ द ट्रीज रूट्स दैट होल्ड द सॉइल, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती है ना, वो सॉइल पार्टिकल्स को जो है एक जगह पे ऐसे एकदम एकत्रित रखती हैं, मतलब ऐसे ज्वाइंट रखती हैं। पर अगर मान लो बाय मिस्टेक या फिर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो अगर रूट्स चली गई तो वो लूज हो जाएंगे पार्टिकल्स, और वो बहुत इजीली रोड भी हो सकते हैं फिर। दैट होल्ड द सॉइल। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, क्योंकि जो छोटे छोटे से प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें एनिमल्स ग्रेज करते हैं, सो उनकी भी कुछ रूट्स होती हैं जो बाइंड अप करती हैं सॉइल पार्टिकल्स को। तो ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एक्सपोजेस दी सॉइल टू इरोजन। अनसाइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक सच एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब यही होता है कि वो जला के चले जाते हैं दूसरी जगह पे। सो एंड एक्सेसिव प्लफिंग डिस्टर्बिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें खराब होती हैं। अच्छा, कुछ प्रिवेंटिव एंड लाइक मेजर्स, प्रिवेंशन एंड दी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, तो जैसे एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं हम, जो है पेड़ों को उगा सकते हैं टू बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट द इरोजन। काउंटोर प्लफिंग कर सकते हैं, so ploughing like plowing along the natural contours of the land to reduce the runoff. टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं टू लाइक क्रिएटिंग दी स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन स्लोप्स टू प्रिवेंट दी सॉइल लॉस, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, इस जगह पे अलग फील्ड, इस जगह पे अलग फील्ड, इस जगह पे अलग फील्ड, ये माउंटेनियस रीजन्स में होता है। उसके बाद में हम लोग जो है क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं कि आप एक ही क्रॉप ना उगा करके, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन टू मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी, बिल्डिंग दी लाइक बिल्डिंग चेक डैम्स, चेक डैम समझते हो, मतलब जिसकी वजह से कोई सॉइल इरोजन ना हो वाटर कॉज के थ्रू, ठीक है, सो फ्लड्स ना आए। Building the check dams, constructing small barriers across the streams to slow down the water flow. Mulching, covering the soil with organic matter to prevent the direct exposure to wind and rain. Controlled grazing, हम बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग ना कराएं. Managing livestock movement to prevent the over grazing, ठीक है। उसके बाद में now we have the chapter natural vegetation, ठीक है भाई। हाँ, अभी हम लोग ऐसे ही 5-5, 7-7 मिनट में जो ना सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक 2.5 घंटे का सेशन ले रखा है जिसमें मैंने पूरी थ्योरी को कंप्लीट कराया है। बट अगेन यहाँ पर हम लोग जो है सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। और मैं सच बात बता रहा हूँ, बच्चा अभी ये जितनी चीजें मेरे से सुन रहा है ना, इसके थ्रू भी सारी चीजें कर सकता है। सो दिस इज फॉर योर सुपर फास्ट रिवीजन, दिस इज नॉट अ सेशन जहां पर मैं एकदम डेप्थ में घुस करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है गाइज? एक बार फॉर द वेरी हाई एनर्जी, आई जस्ट वांट सी के ओपी इन द चैट विद द फायर इमोजीज, जल्दी से एक बार चैट के अंदर डाल दो सी के ओपी। यस सर, एक बार आई जस्ट वांट टू सी सी के ओपी इन द चैट विद द फायर इमोजीज। क्योंकि यहां पर हम देखो, मैं पता फोकस क्या करता हूं कि अगर ज्योग्राफी है, मैंने बच्चे के लिए हर तरीके की वीडियो बना रखी है। उसे 2.5 घंटे में करना है वो 2.5 घंटे में करे, उसे 1 घंटे में करना है वो 1 घंटे में करे, उसे आधे घंटे में करना है वो भी कर सके। हर बच्चे की हर नीड को फुलफिल करना है। यहां पर हम लोग रिवीजन वाले फॉर्मेट में बैठे हैं, तभी हम 4-4, 5-5 मिनट में चैप्टर्स को निपटा रहे हैं। एंड मजाल हो कि मैं कोई चीज को मिस कर रहा हूं, मैं हर एक चीज करा रहा हूं, कम समय में कैसे करा रहा हूं, दैट्स माय टेक्निक। बट अगेन तुम्हारे को सब मैं रिवाइज करा दूंगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओके गाइज, दैट्स व्हाट मेक्स अस ओवरपावर्ड, क्लैरिफाई नॉलेज ओवरपावर्ड, ठीक है। सो नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, अब यहां से अगर तुम देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो उनका एनवायरमेंटल बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को जो ना मेंटेन करते हैं बाय रिलीजिंग दी ऑक्सीजन एंड अब्सॉर्बिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिवेंटिंग दी सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग दी सॉइल। अभी जैसे कि मैंने तुमको बताया, विथ ट्री रूट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन, प्रोवाइड दी हैबिटेट फॉर दी वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेन दी बायोडाइवर्सिटी। तो एक तरीके से हर चीज में ये हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल वुड प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, रबर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद में ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं बाय प्रिवेंटिंग दी डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन समझ रहे हो कि बंजर जमीन हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा बस डिजर्ट दिख रहा है, कैसा हमें रेगिस्तान टाइप ऑफ दिख रहा है। एंड मेंटेनिंग दी सॉइल फर्टिलिटी, कंट्रीब्यूट टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इंडस्ट्रीज। टूरिज्म में भी ये हेल्प करता है हर तरीके से भाई, लकड़ी हर चीज में, अगर तुम्हें ट्री हाउस बनाना हो उसमें भी जरूरी है। उसके बाद में क्लाइमेटिक बेनिफिट्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। उसके साथ साथ ये दे ऑल्सो रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वेदर, इंक्रीजेज रेनफॉल
बाय एडिंग द क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि ट्रीज जहां पर ज्यादा होंगे ना उधर पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से जो है रेनफॉल ज्यादा हो रही होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे को एकदम अपने दिमाग में क्लियर करके रखना है, ठीक है। गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू गाइस सी यहां पर से, तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, किस किस तरीके के वेजिटेशन होते हैं। एक होते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, ये हमेशा हरे भरे, मतलब हमेशा पत्तियां रहेंगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आसाम में, मेघालय में। यहाँ पर जो है रेनफॉल का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। सो हाई रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर यूजली होता है अबाउट एंड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डेंस मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट विद द एवरग्रीन ट्रीज ग्रो टॉल ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, रिच बायोडाइवर्सिटी विथ ट्रीज लाइक महागनी, रोजवुड एंड एबॉनी। कौन कौन से ट्रीज का नाम दिया, महागनी, रोजवुड एंड एबॉनी। क्या भैया ये हमारे लिए इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा बेस्ट है? नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो इधर पे जो ना घुस के एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर पाना इज नॉट पॉसिबल। तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के हिसाब से या फिर इकोनॉमिकली ये उतने ज्यादा बेस्ट नहीं होते, उसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट, जिनके बारे में हम बात करते हैं। सो डेसीडियस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो इनको जो ना पाया जाता है इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। क्लाइमेट इधर पे मॉडरेट रेनफॉल होती है 100 से 200 सेंटीमीटर की, एंड सीजनल वेरिएशन होता है इन दी टेम्परेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ट्रीज जो है ना अपने ड्राई सीजन्स में जो ना उनकी पत्तियां गिरती हैं टू कंजर्व वाटर, ओपन कैनोपीज विथ मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है इंक्लूड करते हैं सेल, टीक एंड बैम्बू। उसके बाद में ट्रॉपिकल डिजर्ट वेजिटेशन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सो डिजर्ट वेजिटेशन मतलब कि बंजर जमीन जहां पर हमें कैक्टस दिख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन राजस्थान, ऑब्वियसली गुजरात में, या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ हरियाणा में भी। क्लाइमेट की बात करें, बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए, लेस देन 50 सेंटीमीटर भी चलेगी। हाई टेम्परेचर होता है यूजली बहुत, क्योंकि आप रेगिस्तान में हो। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्पार्स लाइक वेजिटेशन विद द डीप रूटेड प्लांट्स। अब इनको पानी ऊपर से तो मिल नहीं रहा, तो ये ग्राउंड वाटर से कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करके बहुत ज्यादा इन दी ग्राउंड, ठीक है, वो जो है बेसिकली पानी को खोजते हैं। उसके साथ साथ अडॉप्टेड टू ड्राई लाइक कंडीशंस, जीरोफाइटिक वेजिटेशन लाइक कैक्टाई, अकेशिया एंड डेट पाम। कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन, जेरोफाइटिक, ठीक है। उसके बाद में लिटोरल या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं विच आर फाउंड इन दी कोस्टल रीजन लाइक सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, स्पेशली इन दी सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनकी जो रूट्स है ना ये ऊपर आ रखी होती हैं। सो क्लाइमेट की बात करें, सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर समझ लो जिसमें सैलिनिटी है, मतलब जिसके अंदर तुम एक तरीके से सॉल्ट की लेवल को देख पाते हो। उसके बाद में टाइडल इन्फ्लुएंस होता है, टाइड्स आ रही हैं, पानी ज्यादा आ रहा है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। एंड वार्म टेम्परेचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो दे ग्रो इन दी मार्शी एरियाज एंड एस्टुअरीज, हैव स्टिल्ट रूट्स फॉर सपोर्ट इन सॉफ्ट मडी सॉइल। सुंदरी इज द डोमिनेंट ट्री स्पीशी। यहां से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सुंदरी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, सो नाउ वी हैव द माउंटेन फॉरेस्ट। सो यहाँ पर ये तो तुमने देखे होंगे एल्पाइन फॉरेस्ट जितने भी होते हैं। सो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स, नीलगिरीज एंड वेस्टर्न घाट्स। क्लाइमेट की बात करें, दे वेरी विद द ऑल्टीट्यूड, कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन एट द हायर एलिवेशंस। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स, वेजिटेशन जो ना ये ऑल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होती रहती है। लोअर स्लोप्स पे तुम्हारे को जो ना डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, लाइक जिसके अंदर तुमको ओक या चेस्टनट जो है ना देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मिडिल ऑल्टीट्यूड्स पे तुम्हारे को कॉन्फेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें तुमको पाइन या फिर फर या फिर डियोडार लाइक ट्रीज देखने को मिलेंगे। हायर ऑल्टीट्यूड पे जैसे ही जाते हो ना, तो तुमको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा लाइक श्रब्स एंड मॉसेस। सो एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ क्या भी है, यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स मिल रहे होते हैं, बेयर्स देखने को मिलते हैं, याक्स देखने को मिलते हैं। ये तुम पहुंच गए एकदम हिमाचल या फिर उत्तराखंड वाली साइड में। उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें, सो नीड फॉर कंजर्वेशन, सो रैपिड डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ये जो है इसलिए ज़रूरी है भाई फॉरेस्ट को कंजर्व करना, एट लास्ट इट्स आर नेशनल ड्यूटी। उसके बाद में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है अगर आप पेड़ों को काट रहे हो तो। फ्लड्स एंड क्लाइमेटिक लाइक चेंजेस आर देयर। उसके बाद में मेथड्स क्या क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, एक तो एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ों को उगाओ, रीफॉरेस्टेशन करो, पेड़ों को वापस से उगाओ, अगर काटे हैं तो उन्हें वापस उड़ाओ, जहां डिफॉरेस्टेशन किया था वहां पर वापस एफॉरेस्टेशन करोगे तो उसे रीफॉरेस्टेशन बोलेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री करो, मतलब एनकरेजिंग द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द ट्री प्लांटिंग,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, इनकी ग्रोथ करवानी चाहिए हमको, प्रोटेक्टिंग दी नेचुरल हैबिटेट्स टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आ गया समझ में गाइस? एक बार अगेन आई जस्ट वांट टू सी के ओपी इन द चैट एंड नाउ वी आर हियर ऑन द चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। सो यहाँ पर अगर तुम देखते हो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस क्या क्या होते हैं वाटर के, एक तो होता है सरफेस वाटर, लाइक किसी भी रिवर में अगर तुम देखते हो, सो लाइक इंक्लूड्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स। मेजर रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी आर द की रिसोर्सेस और द की सोर्सेज फॉर इरीगेशन। ड्रिंकिंग वाटर भी इन्हीं के थ्रू मिल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हीं के थ्रू मिल रही है, इन्हीं रिवर्स के थ्रू, एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी यही इन्हीं का पानी यूज हो रहा है। ग्राउंड वाटर तुम जानते हो, जमीन सतह के अंदर का पानी, सो फाउंडेड इन दी अंडरग्राउंड एक्विफायर्स एंड वेल्स, एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेल्स, वेल्स के थ्रू हम पानी निकालते हैं, बोर वेल्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स के थ्रू, प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। नीड क्या क्या है भैया इसकी? सो लाइक नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जो ना टाइम के साथ साथ जो ना कम होती जा रही है, सो इज लिमिटेड एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, तो एक समय ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी ड्रिंकिंग वाटर की, फ्रेश वाटर की। ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर लीड्स टू द डिप्लीशन एंड लैंड सब्सिडेंस, मतलब क्योंकि हम इतना ज्यादा ओवरली यूज कर रहे हैं हम ग्राउंड वाटर को, क्योंकि सरफेस वाटर से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में पॉल्यूशन ऑफ दी वाटर बॉडीज रिड्यूसेस दी अवेलेबल क्लीन वाटर। ठीक है, अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो। उसके बाद में क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स दी रेनफॉल पैटर्न्स इंपैक्टिंग दी वाटर लाइक सप्लाई। कहीं कहीं पानी बिल्कुल ही नहीं है, लाइक रेगिस्तानों की बात करो, ठीक है, तो कुछ वहां पर वाटर शॉर्टेज भी होती है। फिर उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन पार्टिकल्स की बात करें, सो प्रैक्टिसेस की बात करें, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी हम कैसे करते हैं? अब देखो डेफिनेशन क्या है ना, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग दी रेन वाटर फॉर दी फ्यूचर यूज, कि जो रेन वाटर पर्कुलेट कर जाता है, पर्कुलेट मतलब ऐसे फ्लो ऑफ कर जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है, उसको ही हम हार्वेस्ट कर लें, सेव कर लें फॉर दी फ्यूचर यूजेस। सो मेथड क्या क्या हो सकते हैं? एक तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग हो सकती है, कि हमारे जो ऊपर पानी कलेक्ट हो रहा है उसे हम एक जाकर के टंकी में जो है ना से कलेक्ट कर लें, इसे प्योरीफाई करके उसे हम वापस से यूज कर पाए। फिर उसके बाद में अलाउइंग दी रेन वाटर कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड डायरेक्टिंग इट इनटू दी स्टोरेज टैंक्स। ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करें, अलाउइंग रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड थ्रू इट लाइक पिट्स एंड वेल्स। तो जो कुएं होते हैं, अगर कुएं ज्यादा होंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल या फिर पिट्स के थ्रू जो ना आप उसे इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या है भाई इसकी? सो दिस रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल वाटर सोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल वाटर सोर्सेस पे जो ना इससे डिपेंडेंसी हमारी कम होती है, रिचार्जेस दी ग्राउंड वाटर लेवल्स, प्रिवेंट्स दी वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन। उसके बाद में वहां जाते हैं हम इरिगेशन पे। इरिगेशन ये मेनली किस चीज में यूज होता है? ये यूज होता है अभी हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, किसमें? एग्रीकल्चर में। अब यहां से इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंश्योर्स द क्रॉप ग्रोथ इन द एरियाज विथ इरेगुलर रेनफॉल। ठीक है, उसके साथ साथ इंक्रीजेस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल। ठीक है, एंड द फूड सिक्योरिटी, सपोर्ट्स मल्टीपल क्रॉपिंग सीजन्स, हर सीजन में हेल्प भी करेगा, बूस्टिंग द फार्म इनकम, एसेंशियल फॉर रीजन्स विद एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, जहां पर पानी की कमी है कुल मिलाकर के। उसके बाद मेथड्स क्या क्या होते हैं इरीगेशन के? सो लाइक कैनाल इरीगेशन होता है, व्हाट इज डाइवर्टेड फ्रॉम दी रिवर्स थ्रू कैनाल्स टू फील्ड्स। टैंक इरीगेशन होता है, व्हाट इज स्टोर्ड इन स्मॉल रिजर्वॉयर्स फॉर लेटर यूज। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स होते हैं। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग ट्रेडिशनल वेल्स और मॉडर्न ट्यूब वेल्स। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न मेथड्स क्या क्या होते हैं? एक होता है ड्रिप इरीगेशन, जो वाटर होता है उसको हम डिलीवर करते हैं डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ प्लांट, रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है, जहां पर एक सोर्स, पानी के सोर्स से आपने कनेक्ट कर लिया, स्प्रिंकल्स के थ्रू आप वाटर को जो ना डायरेक्टली टू दी अबव पार्ट जो ना प्रोवाइड कर रहे हो। सो वाटर इज स्प्रेड ओवर क्रॉप्स लाइक सिमुलेटिंग द रेनफॉल। check dams and percolation tanks, so used to store rain water and recharge the ground water table. ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, so now we are here on the chapter mineral and energy resources. चलो, so now let's start with the mineral and energy resources. अब इस चैप्टर के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर से कुछ मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, जैसे आयरन ओर। अब ओर क्या होता है भैया? ओर के थ्रू हम लोग जो ना किसी भी एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये ओर हमको मिलती है अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है, सो आयरन ओर यूजेस क्या होते हैं इसके मेनली? सो प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर स्टील प्रोडक्शन, यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड व्हीकल्स। ऑब्वियसली तुम तो इसे लोहे की तरह समझ लो, तो लोहा हर जगह पर यूज होता ही है। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया कहाँ पर है? उड़ीसा में कियोंझार में, मयूरभंज में, झारखंड में सिंघभम में, छत्तीसगढ़ में बस्तार या दुर्ग में, कर्नाटका में बेलारी या चित्रदुर्ग में। मैंगनीज की बात करते हैं अगर हम, सो दिस इज एसेंशियल फॉर द स्टील मेकिंग एंड आयरन प्रोडक्शन, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्राई सेल बैटरीज एंड केमिकल्स। इन सब में ये जो ना मैंगनीज हमारा जो मेटल है यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है?
मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। कॉपर की बात करते हैं अगर हम लोग, सो यूजेस क्या है इसके, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉपर यूज होता है ड्यू टू दी हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑब्वियसली तुम जानते ही होगे। यूज्ड इन अलॉयज लाइक ब्रॉन्ज एंड ब्राज। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, झारखंड में सिंघभम में, राजस्थान में खेतरी में, मध्य प्रदेश में बालाघाट के अंदर। बॉक्साइड की अगर अभी हम लोग बात करते हैं, सो बॉक्साइड क्या है भैया, इट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। So now we are talking about aluminium actually. So it is used in the manufacturing of the aircraft, packaging और utensils. Distribution कहाँ कहाँ पर है, उड़ीसा में, कोरापुट में और कालाहांडी में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, लाइक अब कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जो खत्म हो जाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास में। सो कोल हो गया, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हर जगह ये पाया जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक अबंडेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ यूज्ड इन दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड लाइक स्टील इंडस्ट्रीज। डिसएडवांटेज क्या है, ये एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है एंड ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है। उसके साथ साथ माइनिंग लीड्स टू दी लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एज वेल। उसके बाद में पेट्रोलियम की अगर अभी हम लोग बात करते हैं, सो पेट्रोलियम ये कहाँ कहाँ मिलता है भाई हमको, ऑफशोर मुंबई जो हमारी एक फील्ड है उधर मिलेगा, आसाम में ये दिग्बॉय में मिलेगा, गुजरात में ये अंकलेश्वर में मिलेगा। उसके बाद में एडवांटेजेस क्या क्या है, हाई एनर्जी सोर्स है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब समझ लो कम अमाउंट से हम ज़्यादा एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं। उसके साथ साथ ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्मेट में होता है। यूज्ड फॉर फ्यूल, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। डिसएडवांटेज क्या है, अगेन लिमिटेड रिजर्व्स हैं इसके हमारे पास में एंड इसकी इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑयल स्पिल्स एंड एयर पॉल्यूशन कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज। अब आ जाती है एक नेचुरल गैस, ये कहाँ कहाँ मिलती है, कृष्ण गोदावरी बेसिन पे या फिर मुंबई हाई में या आसाम में या फिर गुजरात में। एडवांटेजेस इसके क्या क्या भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा क्लीनर सोर्स है, ठीक है। देन कोल एंड ऑयल विथ लोअर कार्बन एमिशंस, एफिशिएंट फॉर द पावर जनरेशन एंड कुकिंग। उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो भैया इसको जो है स्टोर करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी अगेन इसका बहुत मुश्किल है। नॉन रिन्यूएबल एंड लिमिटेड है बहुत ज़्यादा सप्लाई में। हाइडल पावर की बात करें जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। सो मेजर प्रोजेक्ट्स इसके कौन कौन से, एक है भाखरा नंगल डैम और एक है हीराकुड डैम, ठीक है। सो भाखरा नंगल डैम जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है ऑन रिवर सतलुज, ठीक है। हीराकुड डैम जो है जो उड़ीसा में है, इट इज ऑन रिवर महानदी। एडवांटेजेस क्या क्या है, अब सबसे पहले तो रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग है। उसके साथ साथ दिस प्रोवाइड्स द फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन, ठीक है। कोई भी एक जो डैम होता है उसके एडवांटेज क्या होते हैं कि भैया ये रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो आप जनरेट कर ही रहे हो, वाटर को आप स्टोर कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको फ्लड कंट्रोल की भी एक हेल्प मिल रही है, इरिगेशन के टाइम पे भी आपके पास इनफ वाटर होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ऑफ पीपल ड्यू टू दी डैम कंस्ट्रक्शन। लोगों को मतलब एक पूरी जगह पर जहाँ आपको पानी स्टोर करना है, लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्या एक्वेटिक लाइफ बनाओगे उनके लिए। उसके बाद में डिस्टर्ब्स दी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एज वेल, ठीक है, क्योंकि पानी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात होती है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की अगर हम बात करें, सो लाइक सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी, नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल। सो सोलर एनर्जी, इसका जनरेशन कैसे होता है, लाइक यूजेस दी फोटोवोल्टिक सेल्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद में एडवांटेजेस क्या है, अबंडेंट एंड रिन्यूएबल है, reduces the dependency on the fossil fuels obviously। विंड एनर्जी की बात करते हो, इसका जनरेशन कैसे होता है, विंड टर्बाइंस को जो ना हवा के थ्रू घुमाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो विंड टर्बाइंस कन्वर्ट इनटू मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेजेस क्या है, क्लीन और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और कोई भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता है। टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइड्स के थ्रू टर्बाइन को घुमा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। सो लाइक यूजेस ओशियन टाइड्स टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट पावर। एडवांटेजेस क्या क्या है, प्रिडिक्टेबल है, रिन्यूएबल है और कोई भी फ्यूल कॉस्ट नहीं होती। जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जनरेशन कैसे होता है, सो लाइक हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेजेस क्या क्या है, अगेन एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, कंटिन्यूस एनर्जी का सप्लाई मिलता रहता है। उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी की अगर अभी हम लोग बात करें, सो दिस यूजेस द न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक यूरेनियम टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि बहुत कम अमाउंट की न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकते हो। हाई एनर्जी आउटपुट विद मिनिमल फ्यूल, नो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। लेकिन ये बहुत डेंजरस तो होता ही है एट लास्ट, क्योंकि यहाँ पर जो फिजन या फिर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे एनवायरनमेंट में खुला ना छूट जाए। उसके बाद में बायोगैस एनर्जी की बात करते हैं। सो जनरेशन कहाँ पे है, कैसे क्या होता है इसका, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन, लाइक काउ डंग हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील ऑफ्स हो गए, कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद में एडवांटेजेस क्या है, ये वेस्ट को रिड्यूस करता है एंड प्रोवाइड्स द क्लीन कुकिंग फ्यूल, अफोर्डेबल है, सस्टेनेबल है, ठीक है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर एज वेल। उसके बाद में नाउ वी आर हियर ऑन द चैप्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें यहां से इसे चेक कर दूं। एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ओके ओके। 5 चैप्टर कर लिए ना अपन ने, 4 और बचे हैं। पता पड़ा भाई 5 चैप्टर हमने कब कर लिए, पता पड़ा 5 चैप्टर अपन ने कब करे, क्यों गाइस? हमने लिटरली 35 मिनट्स के अंदर जो ना 5 चैप्टर कर लिए हैं। अब देखो द थिंग इज कि तुम लोगों को अगर जो ना अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है तो तुम मेरा वो वाला लेक्चर भी देख सकते हो, बट एग्जाम टाइम पे व्हेन यू विल बी लाइक कि तुम्हें एक तरीके से रिवाइज करना है, जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना तब तुम ऐसे, इस सेशन की मैं प्रॉपर ऐसे रिकॉर्डिंग काट करके डाल दूंगा, 1 घंटे के लेक्चर को तुम 30 मिनट में देख के अपनी पूरी थ्योरी रिवाइज करके जाओगे, समझ रहे हो? एंड दैट इज व्हाट आई वांट। देखो यूजुअली लेक्चर तो भाई कोई भी बना सकता है, ठीक है। अगर मैं लेक्चर बना रहा हूं तो मैं कुछ बहुत बड़ी चीज तो नहीं कर रहा हूं, बट मैं हमेशा यही चाहता हूं कि बच्चे की जैसी भी प्रॉब्लम हो ना उसका सॉल्यूशन उसको क्लैरिफाई नॉलेज पे मिल जाए। और हमारा आज यही मोटिव था कि 1-1.5 घंटे में बैठ के बच्चा सब रिवाइज कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर दी एग्रीकल्चर। अब इसके साथ में अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और क्या उसके रिफॉर्म्स हमको लाने चाहिए। तो इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की भैया, 90% से ज्यादा लोग जो ना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। सो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 50% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स। समझ रहे हो, 50% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। फूड सिक्योरिटी मिलती है, इंश्योर्स अ स्टेबल फूड सप्लाई फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, सप्लाइज द इंडस्ट्री सच एज लाइक टेक्सटाइल्स, शुगर एंड ऑयल सीड्स। फॉरेन एक्सचेंज मिलता है इसकी वजह से हमको, एक्सपोर्ट्स द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। लाइवलीहुड मिलता है, दिस सपोर्ट्स द रूरल लाइवलीहुड्स थ्रू फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज। प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में? बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो होती है, जहां पर ढंग से फिर आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हो या फिर आप उन्हें इकोनॉमिकली जो ना उतना ज्यादा आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद में डिपेंडेंस ऑन दी मॉनसून, क्योंकि भैया जहां रेनफॉल होगी तभी तो जाके आप जो ना कोई क्रॉप को ग्रो कर पाओगे। सो इरेगुलर रेनफॉल जो ना बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। लो प्रोडक्टिविटी है, आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। सो और उसके साथ साथ इसमें एक और चीज तुम लिख सकते हो लाइक ऑब्सोलीट मशीनरी, मशीनरी बड़ी ही खराब है ही नहीं ढंग की हमारे पास, ठीक है, हमारे फार्मर्स के पास। सॉइल डिग्रेडेशन, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो है सॉइल की फर्टिलिटी को गिरा देते हैं। इरिगेशन नहीं है ढंग से, मेनी रीजन्स लाइक डिपेंड ऑन द रेनफॉल ड्यू टू दी लाइक इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। मार्केट के फ्लक्चुएशंस जो रेट हैं वो इधर उधर ऐसे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो फार्मर्स की लाइफ भी ऊपर नीचे चलती रहती है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाना कैसे, इनके बारे में अगर हम पढ़ें, सो ग्रीन रेवोल्यूशन एक लाया गया था, इंट्रोड्यूस दी HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी समझ रहे हो कि आप कम मात्रा में किसी भी लाइक सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो एंड देन यू आर ग्रोइंग एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम दैट, मतलब कुल मिला के हमें कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मिल रहा हो। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, इरिगेशन का डेवलपमेंट कराना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड दी कैनाल सिस्टम्स। क्रॉप की इंश्योरेंस मतलब की स्कीम्स लाइक PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं। उसके साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ठीक है, तो एक MSP होनी चाहिए, इसके नीचे प्राइस नहीं गिराई जाएगी। एंश्योर्स अ फेयर प्राइस फॉर द क्रॉप्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन मतलब कि एनकरेजेस दी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। उसके बाद में अब किस किस तरीके की फार्मिंग इंडिया में होती है, एक होती है भैया सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर दी सेल्फ कंजप्शन के, मतलब हम खुद खाने के लिए अपने जो है ग्रो कर रहे हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विथ ट्रेडिशनल मेथड्स फाउंड इन दी लाइक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ इंडिया। उसके बाद में एक होती है हमारी किस किस तरीके की भी है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। एक होती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, लैंड को जो है क्लियर किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड अबंडेंट मतलब उसे छोड़ दिया जाता है। प्रैक्टिस इन दी नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लोग झूम कल्टिवेशन बोलते हैं और इसको रोकना जरूरी है। उसके बाद में इंटेंसिव फार्मिंग होती है स्मॉल लैंड एरियाज पे बहुत ज्यादा हाई इनपुट्स के साथ, मतलब फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन को यूज करके। प्रैक्टिस इन दी स्टेट्स लाइक पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड केरला। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, बहुत बड़ी एक लैंड होल्डिंग पे जो है विथ मैकेनाइजेशन,
फाउंड इन लेस पॉपुलेटेड रीजन्स लाइक राजस्थान एंड महाराष्ट्र, जहां पर आप एक क्रॉप को ग्रो करते हो फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, ठीक है, अपने खुद के लिए नहीं बट फॉर योर बिजनेस और समथिंग, ठीक है। उसके बाद में कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, यहाँ पर आ जाता है कॉमर्स के मतलब कमर्शियल फार्मिंग। सो लार्ज स्केल पे जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर ट्रेड, ट्रेड कर रहे हो आप ऑब्वियसली, यूजेस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन, एग्जांपल के तौर पे कॉटन का, शुगर केन का, टी का, कॉफी का, इन सारी चीज़ों का जो ना ट्रेड होता है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो इफ वी प्रोसीड, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग किस किस तरीके की होती है। एक होती है प्लांटेशन फार्मिंग, लार्ज स्टेट्स ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप, एग्जांपल लाइक टी असम में से, कॉफी कर्नाटका, रबर केरला। मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स अलोंग विद द लाइव स्टॉक रेयरिंग, लाइव स्टॉक रेयरिंग समझते हो, मतलब कि जैसे कि चिकन्स हो गए या फिर कुछ समझ रहे हो, ऐसी सारी चीजें फाउंड इन दी हरियाणा, पंजाब एंड तमिलनाडु। एग्रीकल्चरल सीजन्स, 3 सीजन्स होते हैं मेन, ठीक है, खारिफ, रबी एंड जैद, ठीक है। सो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भैया खारिफ होता है जून से लेकर के अक्टूबर में, जहां पर क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, राइस को, मेज को, मिलेट्स को, पल्सेस को, कॉटन को, जूट को, लाइक सोन बिफोर दी मानसून, मानसून से पहले आप उन्हें जो ना उगाने के लिए बीज डालोगे। हार्वेस्टेड आफ्टर दी मानसून में, लाइक मतलब मानसून से पहले, बिफोर जो है आपने इन्हें सो किया है, और उसके बाद में आफ्टर दी मानसून तुमने क्या किया है, हार्वेस्ट किया है, समझ रहे हो। सो इट्स इन एंड अराउंड दी मानसून, समझ रहे हो। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव दी रबी, रबी क्रॉप्स जो कि नवंबर से अप्रैल मतलब विंटर सीजन में मोस्टली जो ना ग्रो की जा रही होती हैं। क्रॉप्स होती हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, सोन आफ्टर दी मानसून, आप लाइक आफ्टर दी मानसून जो है इनको सो करोगे। हार्वेस्टेड इन दी स्प्रिंग, मेजर स्टेट्स कौन कौन सी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जैद क्रॉप्स जो होती हैं, जो मार्च से लेकर के जून में ग्रो की जा रही होती है, मतलब इस समय पे जो ना कुछ कुछ हो रहा होगा। सो क्रॉप्स लाइक वाटरमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, फूडर क्रॉप्स रिक्वायर्स आर्टिफिशियल इरिगेशन, ग्रोन बिटवीन दी रबी एंड खारिफ सीजन। तो जो रबी और खारिफ सीजन के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही है ना, या फिर जो एग्रीकल्चर हो रहा है ना, जो एक एग्रीकल्चरल सीजन में जो एक गैप आ रहा है, उसको हम बोलते हैं जैद, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेगा इस, सो नाउ वी हैव दी मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। अब जैसे कि कुछ हो जाती है तुम्हारी फूड क्रॉप्स, लाइक राइस हो गई, तो इसके लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए हैं भैया, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है 100 से 200 सेंटीमीटर की, सॉइल जो है क्लेई या फिर एल्यूवियल सॉइल सबसे बेस्ट होती है। मेजर स्टेट्स कौन कौन सी है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या क्या होते हैं, एक होता है भैया ट्रांसप्लांटेशन मेथड, जैपनीज मेथड भी होता है, और इरिगेशन जो है इसके लिए बहुत अच्छा खासा चाहिए हो रहा, लाइक चाहिए होता है। वीट की बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जनरली सर्दियों में होता है तो कूल टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का, मॉडरेट लाइक रेनफॉल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, पानी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, 50 से 70 मीटर की रेनफॉल चाहिए। सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लोमी सॉइल। मेजर स्टेट्स कौन कौन सी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या होता है, ये रबी सीजन में जो ना लाइक दे आर सोन एंड देन उसके बाद में मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग इनकी की जा रही होती है। मिलेट्स की बात करें, लाइक जवार, बाजरा या फिर लाइक रगी, ठीक है। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी चाहिए होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस, लाइक ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब ड्रॉट ना हो एकदम, बट ग्रोन इन दी ड्राई सीजन्स, लाइक ड्राई रीजन्स। सॉइल कौन कौन सी चाहिए, सैंडी एंड लोमी सॉइल। मेजर स्टेट्स की बात करें, सो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या होता है इनका, ब्रॉडकास्ट सोइंग एंड रेन लाइक फार्मिंग, ठीक है। इन कुछ तरीकों से जो है ना तुम इनको यूज करते हो। फिर उसके बाद में पल्सेस की बात करते हैं, सो ग्राम, मूंग, मसूर, अरहर, दालें होती हैं ये सारी। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए, सॉइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए, लोमी सॉइल, लाइक जिसके थ्रू तुम एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हो मोस्टली ब्लैक सॉइल या फिर कभी कभी रेड सॉइल। सो रिक्वायर्स लेस वाटर, मेजर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या होता है, मोस्टली इंटरक्रॉप्ड विद दी अदर सीरियल्स, समझ रहे हो, तो कुछ और क्रॉप्स के साथ मैंने ग्रो किया जा रहा होता है साइमल्टेनियसली। उसके बाद में हम लोग अब कुछ कैश क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। सो कैश क्रॉप्स में अब आ जाते हैं तुम्हारे शुगर केन। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए, वार्म और ह्यूमिड चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल वही 75 से 100 सेंटीमीटर का। सॉइल जो है फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल हो या ब्लैक सॉइल हो। मेजर स्टेट्स कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। मेथड ऑफ कल्टिवेशन कौन सा चाहिए होता है, ग्रोन थ्रू दी कटिंग्स। कटिंग समझते हो, कटिंग्स के थ्रू उनको जो ना ग्रो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंडनट हो गया। अब इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल वही 50 से 70 सेंटीमीटर का। मेजर स्टेट्स कौन कौन सी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मस्टर्ड जो है बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए कूल क्लाइमेट, ठीक है।
मॉडरेट रेनफॉल, और उसके साथ साथ मेजर स्टेट्स कौन कौन सी हैं, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। सोयाबीन की बात करें, सो क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल जो है 60 से 100 सेंटीमीटर का, मेजर स्टेट्स अगेन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, अब फाइबर क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं भैया, फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं। ठीक है, सो कॉटन की अगर हम बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी चाहिए, हाई टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का, मॉडरेट रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर की, सॉइल जो है ब्लैक सॉइल चाहिए होती है यहाँ पर से। ठीक है, और फिर डक्कन प्लेट्यू, मेजर स्टेट्स कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। मेथड ऑफ कल्टिवेशन कौन सा चाहिए, दिस इज सोन इन दी खारिफ क्रॉप्स, हैंड पिकिंग हार्वेस्टिंग होती है इनकी फाइबर क्रॉप्स की, याद रखना। और जूट की अगर हम बात करें, ठीक है, सो क्लाइमेटिक कंडीशंस हॉट एंड ह्यूमिड, वही 24 से 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 से 150 से 200 सेंटीमीटर, काफी अच्छा खासा चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल इनकी रिक्वायरमेंट है। मेजर स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या होता है, रिक्वायर्स दी वाटर इंटेंस रेटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स भी होती हैं लाइक टी या फिर कॉफी। टी की बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन कूल टेम्परेचर चाहिए है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, रेंज काफी ज्यादा है, हाई रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर की। सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, एसिडिक सॉइल मतलब कि लेटराइट सॉइल होनी चाहिए। मेजर स्टेट्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में मेनली, उसके बाद में केरल, तमिलनाडु। मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या होता है, दे आर ग्रोन ऑन दी स्लोप्स, हैंड प्लग्ड लीव्स होती हैं इनकी, जिसके थ्रू हम लोग चाय को निकाल रहे होते हैं। उसके बाद में कॉफी की बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए 50 से 28 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अगेन अच्छी खासी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, वॉल्केनिक सॉइल होनी चाहिए। मेजर स्टेट्स जो है कुछ हैं तुम्हारी, कॉफी में याद रखना यहाँ पर से अगर ये वॉल्केनिक बोल रहे हैं तो मतलब कि ब्लैक सॉइल ही मांग रहे हैं। मेजर स्टेट्स में कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। मेथड ऑफ कल्टिवेशन क्या क्या होता है इनका, ग्रोन अंडर दी शेड ट्रीज, हैंड पिक्ड हार्वेस्टिंग इनकी लाइक हो रही होती है, हाथों से ही हम इनको निकालते हैं। उसके बाद में नाउ वी आर हियर ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलो, सो नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो ना इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी ओवरऑल जीडीपी एंड दी ओवरऑल डेवलपमेंट। यूटिलाइजिंग दी नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उनका यूज़ करते हैं, उन्हें यूटिलाइज करते हैं। एनहेंसिंग दी ट्रेड, ऑब्वियसली ट्रेड इंप्रूव होता है, इकोनॉमिक्स हमारी कंट्री की लाइक इंप्रूव होती हैं। reducing the dependency on the agriculture, so like this creates an alternative employment opportunities। उसके साथ साथ supporting the other sectors like this provides the machinery and tools for the agriculture, transportation and construction। अब classification करते हैं अगर हम industries का, so manufacturing industries can be classified on the like basis of various factors। मतलब सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स किस तरीके से यूज हो रहा है उसी हिसाब पे हम लोग जो ना इनको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रीकल्चर के थ्रू अपने रॉ मटेरियल्स को ड्राइव करती हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल शुगर, टेक्सटाइल, पेपर वगैरह हो गई। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, लाइक आयरन, स्टील या फिर पेट्रोकेमिकल्स या फिर सीमेंट होगी। बेस्ड ऑन साइज अगर हम लोग बात करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत बड़ा वर्कफोर्स होता है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टील प्लांट हो गया या फिर कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हो गई या फिर कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, दे ऑपरेट विद अ वेरी लेस कैपिटल एंड अ स्मॉलर वर्कफोर्स। एग्जांपल के तौर पे हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल टेक्सटाइल यूनिट्स एंड दी फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री। बेस्ड ऑन दी ओनरशिप वी हैव दी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दी गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे सेल हो गया लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बीएचईएल हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर वाली भी होती हैं जिनको कंप्लीटली प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा स्टील लाइक स्टील या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर वाली भी होती हैं, ठीक है, मतलब जहां पर जो है दोनों गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स हर कोई ओन करता है उन्हें, लाइक मारुति सुजुकी हो गया गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप। कोऑपरेटिव सेक्टर वाली भी होती हैं, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जांपल के तौर पे अमूल हो गया, ठीक है, जैसे अमूल डेयरी कोऑपरेटिव्स। उसके बाद में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम सबसे पहले तो आ जाते हैं शुगर इंडस्ट्री पे। रॉ मटेरियल ऑब्वियसली भैया शुगर केन होगा, प्रोसेस शुगर केन इज क्रश्ड एंड जूस इज एक्सट्रैक्टेड,
प्योरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इनटू शुगर। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार। प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो सीजनल इंडस्ट्री है एक बहुत ज्यादा, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, एंड आउटडेटेड ऑब्सोलीट मशीनरी है हमारे यहाँ। उसके बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात करें, हमारे पास में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल्स कॉटन होते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है? कॉटन इज स्पन एंड यार्न वोवन इनटू फैब्रिक एंड फिनिश्ड इनटू टेक्सटाइल्स। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, लाइक पंजाब है। प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हाई कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, पावर शॉर्टेजेस होते हैं, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, सो रॉ मटेरियल सिल्क है, ऑब्टेन फ्रॉम दी सिल्क वॉर्म्स। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम। टाइप्स ऑफ सिल्क कौन कौन सी होती है याद रखना? मलबरी, तुषार, एरी एंड मूगा। ये चारों नाम याद रख लेने एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक तरीके से बैकबोन है ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं, मशीनरी में यूज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में यूज होती हैं। प्रोसेस क्या है? आयरन ओर इज स्मेल्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस टू प्रोड्यूस द स्टील। अब मेजर आयरन और स्टील प्लांट्स कौन कौन से इंडिया में? एक तो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विच इज देयर इन दी जमशेदपुर। लोकेशन इसकी जमशेदपुर झारखंड में है, और एस्टैब्लिश किया गया था इसे इन 1907 बाय जमशेद जी टाटा। सो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? दिस वाज द वेरी फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड प्लांट्स इन इंडिया। यूजेस क्या है इसके? यूजेस आयरन ओर फ्रॉम द नोआ मंडी झारखंड एंड कोल फ्रॉम झरिया, and also produces a wide range of steel products like including flat and long steel, automotive steel and constructing materials। एक भिलाई स्टील प्लांट भी है इंडिया में, ठीक है, जिसकी लोकेशन है भिलाई छत्तीसगढ़ में। इसे एस्टेब्लिश किया था इन 1955 विथ सोवियत कोलैबोरेशन। ओन्ड कौन, लाइक इसे ओन कौन करता है? ओन्ड बाय द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इसे ओन करती है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये ऑफ रेल्स फॉर द इंडियन रेलवेज। तो जितनी रेल की पटरियां होती हैं वो इधर ही बन रही होती हैं। प्रोड्यूसर लाइक प्रोड्यूसेस द स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स एंड बार्स, यूजेस द आयरन ओर फ्रॉम द दल्ली रजारा माइन एंड कोल फ्रॉम द कोरबा। उसके बाद में नाउ वी आर हियर ऑन द रूरकेला स्टील प्लांट। अब एक हमारे यहाँ रूरकेला स्टील प्लांट भी है, जो कि रूरकेला उड़ीसा में है। स्टैब्लिश किया गया था इन 1959 विथ जर्मन कोलैबोरेशन, और इसे अगेन सेल ओन करती है। सिग्निफिकेंस क्या है भैया? फर्स्ट पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है ये इंडिया का, सबसे पहला, ठीक है। स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी स्टील लाइक प्लेट्स एंड कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स, समझ रहे हो। यूजेस आयरन ओर फ्रॉम बरसुआ एंड कोल फ्रॉम द झरिया एंड बोकारो। एक हमारे पास में विशाखापट्टनम वाला स्टील प्लांट भी, आई नो दैट गाइस, बहुत बोरिंग चैप्टर है ये। वाइजैक स्टील, लोकेशन इसका विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश। एस्टैब्लिश्ड इन 1982, ओन्ड बाय राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL इसको ओन करता है, वाइजैक प्लांट को, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ये सबसे पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट है इंडिया का, नोन फॉर दी हाई क्वालिटी लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स यूज्ड इन दी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्सो यूजेस दी आयरन ओर फ्रॉम बेलादला छत्तीसगढ़ एंड कोकिंग कोल फ्रॉम इंपोर्टेड सोर्सेस, ठीक है। उसके बाद में नाउ वी हैव अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो हमारे होते हैं, दैट इज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। प्रोडक्ट्स क्या क्या है? प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर एंड फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स। मेजर पेट्रोकेमिकल सेंटर्स कौन कौन से हैं? मुंबई है, गुजरात है और तमिलनाडु है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज अनडाउटेडली इज गोइंग टू बी देयर इन दी बैंगलोर। सो प्रोडक्ट्स कौन कौन से? कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर्स, टेलीविजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेजर सेंटर्स कहाँ पर हैं? बैंगलोर में, हैदराबाद, पुणे, नोएडा। इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक दिस सपोर्ट्स दी IT सेक्टर एंड उसके साथ साथ कम्युनिकेशन एंड स्पेस रिसर्च इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन सा है भाई? बेंगलोर इज दी सिलिकॉन वैली, लाइक वैली ऑफ इंडिया, ये चीज हम जानते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन द चैप्टर ट्रांसपोर्ट। सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। सो दिस फैसिलिटेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स। ऑब्वियसली आप अदरवाइज फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, एक चीज को अगर दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा पाओगे तो। सो सपोर्ट्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन, एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री,
मिनिमाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रोडवेज की बात करें, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, 41 लाख किलोमीटर्स। केरला हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। टाइप्स ऑफ रोड्स कौन कौन सी है? नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, कनेक्ट्स द मेजर सिटीज एंड इंडस्ट्रियल हब्स लाइक हैंडल्ड बाय NHAI, ठीक है। स्टेट हाईवेज हैं, कनेक्टिंग टाउन्स विद इन स्टेट्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, लिंक प्रोडक्शन एरियाज टू दी मार्केट्स, ठीक है। रूरल रोड्स होती हैं 80% ऑफ द लाइक टोटल रोड लेंथ इज दी रूरल रोड्स, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में सड़कें होती हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल कनेक्टिविटी। बॉर्डर रोड्स होती हैं बिल्ट फॉर दी डिफेंस, इंक्लूड्स दी वर्ल्ड हाईएस्ट रोड मनाली से लेह वाली लाइक जो रोड है, ठीक है, कहाँ से कहाँ वाली? मनाली से लेह वाली जो रोड है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी बॉर्डर रोड है। उसके बाद में मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंक्स श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर एंड सिलचार। उसके बाद में एक्सप्रेस हाईवेज हैं, हाई स्पीड 6 लेन रोड्स इंडिया में। यू माइट हैव सीन मैनी एक्सप्रेसवेज। यमुना एक्सप्रेसवे है दिल्ली से आगरा तक का, ठीक है, जिसमें मेरा आना जाना हर हफ्ते होता है। उसके बाद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। उसके बाद में एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोडवेज इज ऑब्वियसली लाइक चीपर कंस्ट्रक्शन, डोर टू डोर लाइक सर्विस एंड इट इज यूजफुल इन दी हिली एरियाज। डिसएडवांटेज क्या है? कंजेशन, इनएडिक्वेट नेटवर्क एंड पुअर रोड क्वालिटी, अभी जो करंट में अब नहीं है उतनी। उसके बाद में रेलवेज की बात करते हैं, इंडिया के पास में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है पूरे देखा जाए तो वर्ल्ड में। फर्स्ट रेलवे लाइन जो है हमारे यहाँ 1853 में स्टार्ट हुई थी, मुंबई टू थाने। टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ब्रॉड गॉज वाले होते हैं 1.676 मीटर वाले, हैंडल्स दी 85% ऑफ द गुड्स ट्रैफिक। मीटर गॉज वाले होते हैं 1 मीटर वाले, 11.22% ऑफ द टोटल रेट लाइक रेल रूट्स। नैरो गॉजेस होते हैं 0.6102 टू 0.762 मीटर्स वाले, यूज्ड इन दी हिली एरियाज टॉय ट्रेन। उसके बाद में एडवांटेजेस की बात करें, इट इज ऑब्वियसली एफिशिएंट फॉर दी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। ये लाइक डिजास्टर इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करता है, विलेजेस को और सिटीज को कनेक्ट करता है, थोड़ा सस्ता भी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, दिस कैन नॉट रीच रिमोट हिली एरियाज, ऑब्वियसली स्लोअर देन दी एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, so this is the fastest mode of transport developed after the independence. Airports like Authority of India AAI 1995 में जो ना सेटल हुई थी, मैनेजेस दी एयर ट्रैफिक एंड एयरपोर्ट्स। मेजर एयरलाइंस कौन कौन सी है? गवर्नमेंट एयर इंडिया हो गई, जैसे कि पूरे एशिया में 16th लाइक लार्जेस्ट है। प्राइवेट जैसे कि जेट एयरवेज हो गई, गो एयर, स्पाइस जेट, कार्गो, डेक्कन कार्गो, ब्लू एविएशन। उसके बाद में जो है नाउ वी हैव दी हेलीकॉप्टर सर्विसेज लाइक पवन हंस, ठीक है, पवन हंस के बारे में तुम जानते हो। सो दिस सपोर्ट्स दी ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन। एडवांटेजेस, फास्ट होते हैं, यूजफुल होते हैं इन दी रिमोट एरियाज, क्रिटिकल फॉर दी डिजास्टर रिलीफ। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत महंगा है भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। खैर उतना है भी नहीं अब तो करंट के सिनेरियोज के हिसाब से देखा जाए। लिमिटेड कनेक्टिविटी है टू स्मॉलर सिटीज, हाई फ्यूल कंजप्शन। उसके बाद में वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सो नाउ दिस इज द चीपेस्ट मोड फॉर दी हैवी गुड्स एंड इको फ्रेंडली होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा टाइप्स इनलैंड वाटरवेज होते हैं, जैसे कि रिवर कनाल्स या बैक वाटर्स में, ठीक है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी नदी में तुमको देखने को मिल जाएगा। ओशियनिक वाटरवेज होते हैं विच लाइक हैंडल्स द 80% ऑफ द कार्गो थ्रू 12 मेजर एंड 187 माइनर सी पोर्ट्स। तो हमारे यहाँ 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 187 माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें, जैसे कि एक मुंबई पोर्ट हो गया हमारा, सो ये लार्जेस्ट है एंड इट डील्स विद द मिनरल ऑयल एंड द ड्राई कार्गो। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इट वाज बिल्ट टू रिड्यूस द कंजेशन एट द मुंबई कोलकाता पोर्ट। इनलैंड रिवरीन पोर्ट, भाई ये देखना कौन हल्ला मचा रहा है, ओए सो ही रहा है भाई, सो गया चीनू भाई अपना, यस। उसके बाद में एक पैरादीप पोर्ट है हमारे पास में, ठीक है, जो कि आयरन ओर और लाइक कोल के सारी चीज़ों को हैंडल करता है। विशाखापट्टनम पोर्ट है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट है, सेकंड बिजिएस्ट आफ्टर मुंबई। टूटिकोरिन पोर्ट है, हैंडल्स दी कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये सारे कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं। उसके बाद में एडवांटेज क्या है भैया? ऑब्वियसली वाटरवेज चीपेस्ट है, फ्यूल एफिशिएंट है एंड बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है? वेदर डिपेंडेंट होता है, बहुत ही स्लो ट्रैवल होता है और
जो नेविगेट करना होता है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में गाइज अगेन टेलिंग यू, स्टार्टिंग विद द वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर, अगेन टेलिंग यू तुम लोग हमारी ई बुक को यूज कर सकते हो फॉर द फाइनल टाइम रिवीजन। ये तुम्हारी बहुत बहुत और बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तभी इसे हजारों बच्चे यूज कर रहे हैं, तुम भी इसे यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज एज लाइक दिस इज कमिंग एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अंदर तुम्हारे को बहुत ही प्रॉपर नोट्स बेस्ड ऑन टोपोग्राफी, मैप वर्किंग, उसके साथ साथ थ्योरी, हर एक चीज पे देखने को मिल जाएंगे। तुम देख सकते हो हमने कितने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे भी। उसके साथ साथ तुम्हारे को एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर योर फाइनल टाइम प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्राइसिंग भी जस्ट 149 रुपीज है। आगे बढ़ते हैं, अब इंपैक्ट ऑफ द वेस्ट एक्युमुलेशन। सर कल का क्या है, अब देखते हैं भाई, कल का थोड़ा सा कल से देख लेते हैं, ठीक है। सो वेस्ट एक्युमुलेशन हैज सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड द बायोडाइवर्सिटी। लाइक सबसे पहले तो स्पॉइलेज ऑफ द लैंडस्केप, पूरा नजारा ही बिगड़ जाता है। सो डंप्स ऑफ गार्बेज डिग्रेड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एन एरिया, अनकंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल लीड्स टू एन लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा। लाइक बर्निंग ऑफ वेस्ट रिलीजेस टॉक्सिक गैसेज लाइक CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्सिन्स। वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर आप वही वेस्ट को डंप कर देते हो, ठीक है, इनटू वाटर बॉडीज, कंटेमिनेट्स द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। सॉइल पॉल्यूशन होता है, हैजार्डस केमिकल्स इन वेस्ट सीप इनटू द सॉइल मेकिंग इट इनफर्टाइल। हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं ऑब्वियसली। सो एक्युमुलेटेड वेस्ट अट्रैक्ट्स द पेस्ट लाइक रेड्स, फ्लाइज, स्प्रेडिंग डिसीजेस लाइक कोलेरा, डेंगू। ओपन वेस्ट साइट्स emit like foul odors causing the respiratory problems, ठीक है। उसके बाद में इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो इस पे क्या इफेक्ट होता है, तो टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। प्लास्टिक वेस्ट हार्म्स एनिमल्स व्हेन इंजेस्टेड लीडिंग टू दी चोकिंग और पॉइजनिंग इन एनिमल्स, और ह्यूमन बींग्स में भी दिक्कत हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ को तो ऑब्वियसली ये डिटोरिएट करता ही है। मरीन स्पीशीज कंज्यूम माइक्रोप्लास्टिक्स डिसरप्टिंग द फूड चेन, ऑयल स्पिल्स डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम्स। उसके बाद में नीड फॉर दी वेस्ट मैनेजमेंट। अब क्या क्या नीड, लाइक क्या नीड है एक्चुअली। सो इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू व्हाट थिंग, लाइक किस किस चीज में। सबसे पहले तो पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, हेल्थ हजार्ड्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं सेफ वेस्ट डिस्पोजल के। तो सबसे पहले तो सेग्रीगेशन, कि भैया जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज के वेस्ट हैं, उन्हें सेग्रीगेट कर दो, यानी उन्हें कैटेगराइज कर दो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डंप करो, ठीक है। लाइक वेस्ट इज सेपरेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ वेट वेस्ट होता है, कुछ ड्राई वेस्ट होता है। डंप करो उसे प्रॉपरली इन दी लैंडफिल्स लाइक डेजिग्नेटेड फॉर दी वेस्ट डिस्पोजल, sites where waste is buried, sanitary landfills, waste is covered daily to prevent pollution and health risk, और ओपन डंपिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड डिस्पोजल लीडिंग टू द पॉल्यूशन शुड बी अवॉइडेड। कंपोस्टिंग क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है ना डिकम्पोज करते हो नेचुरली टू फॉर्म मैन्योर फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। वर्मी कंपोजिटिंग कौन क्या चीज होती है, अर्थवर्म स्पीड अप डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसिंग द न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट, ठीक है। उसके बाद में नीड एंड मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। क्या नीड्स होती हैं, रिड्यूस करना। सबसे पहले तो 3 R's हैं, जो उसमें से एक पहला जो है रिड्यूस, दिस अवॉइड दी सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स विथ मिनिमल पैकेजिंग, जिसमें ऐसे बहुत ऐसे फ्लॉन्टिंग पैकेजिंग ना हो, फ्लॉन्ट करने वाली पैकेजिंग ना हो, मिनिमल पैकेजिंग हो। रिड्यूस फूड वेस्ट बाय दी प्रॉपर मील, लाइक प्रॉपर मील प्लानिंग। रीयूज कैसे करना है, यूज आइटम्स मल्टीपल टाइम्स बिफोर डिस्पोजल, जैसे कि क्लॉथ पैक्स को यूज करना। रीपर्पज ग्लास जार्स एंड ओल्ड क्लोथ्स। डोनेट आइटम्स इंस्टीड ऑफ डिस्कार्डिंग देम, उनको फेंकने से अच्छा उन्हें डोनेट कर दो। रिसाइकिल करना, कन्वर्ट वेस्ट इनटू द न्यू प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक, पेपर, मेटल एंड ग्लास आर प्रोसेस्ड एंड रीयूज्ड। ई वेस्ट जो होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, रिसाइकलिंग प्रिवेंट्स टॉक्सिक लीकेज इनटू द एनवायरनमेंट एज वेल, तो उसे भी हमको थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस लेक्चर, जहां पर हमने सटीक 2 घंटे 30 मिनट में, जिसमें से मैंने 16 मिनट नहीं सॉरी 20 मिनट का तो मैंने ब्रेक ही ले लिया था, ठीक है। तो देखा जाए तो कायदे से 2 घंटे के अंदर ही हमने जो है पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है, सारी चीजें रिवाइज करी हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, अभी हम रखते हैं इस वाले सेशन में इतना ही। इस लेक्चर को चाहो तो तुम एक और बार देख सकते हो 2x पे, सो दैट तुम्हारा बेटर रिवीजन हो जाए। अभी हम रखते हैं इस वाले सेशन में इतना ही है, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग सेशन फैन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।